बाजार 110 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 35 अंकों की शानदार मजबूती और बैंक निफ्टी देखिए लाइफ टाइम हाई ऐतिहासिक स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सेंचुरी मार्कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, और ये अब तक के सबसे उच्चतम स्तर हैं। तो 22,481 ये है लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का, वहां से 15 पॉइंट नीचे इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार है चुस्त दुरुस्त एकदम मजबूत, और इस मजबूत में काफी कुछ योगदान है हमारे घरेलू फंड्स का, हमारे इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने बाजार में और बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स में जमकर जोश और कॉन्फिडेंस भरा है। जी हम बात करेंगे इस वक्त रामदेव अग्रवाल साहब से, बाजार के जाने माने दिग्गज और वेल्थ क्रिएशन गुरु, और हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एकदम परफेक्ट माहौल है आपसे बातचीत करने के लिए, एकदम परफेक्ट तेजी का माहौल है। और इससे क्या हो सकता है, ऑल टाइम हाई भी ना। बिल्कुल ऑल टाइम हाई, निफ्टी 25 पॉइंट नीचे, कोई खास बात नहीं मतलब, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई है, मिड कैप इंडेक्स के लिए ऑल टाइम हाई है, आपके कई सारे फंड्स की NAV के लिए ऑल टाइम हाई। तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये बताइए सर, सबसे पहले, इससे पहले मैं बाजार और ये सारी चीजों पर बातचीत करूं, आपके नतीजों पर बेहद शानदार तिमाही रही है, नंबर्स के बड़े दमदार आए हैं आपके। ग्रोथ कहां से है और क्या ये क्या मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटल मार्केट्स का एक्शन जो पिकअप कर रहा है वो दिख रहा है आपके नतीजों में? मोतीलाल ओसवाल थोड़ा अलग है बाकी कंपनियों से, मतलब ये प्रॉक्सी नहीं है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें मोतीलाल ओसवाल को समझने के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। 4 बिजनेसेस हैं। हमने चालू की थी ब्रोकिंग से, तो ब्रोकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। फिर हमने उसको डाइवर्सिफाई किया AMC में, एसेट मैनेजमेंट में। फिर हमने चालू किया HFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एंड चौथा जो सबसे बड़ा है, 60% ऑफ बैलेंस शीट है, वो है ट्रेजरी। ओह सरप्राइजिंग। हाँ, तो ये ट्रेजरी मीन्स हम हमारे पैसे जो बचते हैं वो हमारे खुद के स्कीम्स में लगाते हैं। ओके। तो वो सबसे बड़ा है, दैट इज एक्चुअली मोर देन 60% ऑफ द बैलेंस शीट। सो ये चारों बिजनेस जो है, अभी ब्रोकिंग आपने देखा लास्ट ईयर में पूरा जो मार्केट में जो बॉयंसी थी, ऑल टाइम न्यू हाई हुआ, उसके कारण से क्या है, एक्शंस बहुत था, मतलब ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छे थे, उसके कारण से आई बैंकिंग डील भी बहुत अच्छे होते हैं, सो उसके फीस बहुत आते हैं। तो ऐसा देयर वाज अ वेरी गुड ट्रैक्शन इन ब्रोकिंग बिजनेस। फिर दूसरा AMC, वहाँ पर भी ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, लास्ट ईयर 100% ग्रोथ किया। अच्छा देखिए, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है आपका ट्रांजेक्शनल बिजनेस और दूसरा होता है एन्युटी बिजनेस। तो ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या होता है, जब मार्केट बॉइंट होता है तो ये आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे, तो ये आपको ब्रोकिंग बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली ट्रांजेक्शनल होता है। सो वो बिजनेस अच्छा हुआ क्योंकि बाजार में दम है, थोड़ा बॉयंसी है। AMC उसमें फ्लो बहुत भयंकर है, तो उसी कारण से क्या हो गया है कि आपका 10,000 का 20,000 करोड़ हो गया, तो उसमें फ़ी बढ़ गया, खर्चे थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो उसके कारण से उसमें प्रॉफिट आ गया। HFC में, और वो भी हम तो उसमें हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, तो वहाँ तो बूम ही चल रहा है। सो वो एक तीसरा पीस होगा। चौथा ट्रेजरी, क्योंकि हमारे सब एसेट स्कीम्स जो हैं, एसेट मैनेजमेंट स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड है, F35, F30, F25, वो बहुत अच्छे किए। उसी कारण से वहाँ पर करीब ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है करीब 360 करोड़ का, उसके ऊपर से करीब 300 करोड़ हमने बुक नहीं किया है, वो सब अच्छा नॉशनल प्रॉफिट है वो। हाँ, वो बुक नहीं है, क्योंकि वो मार्क टू मार्केट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये एडिशनल है, जब होगा तब होगा, जब बुक करें तब होगा। सो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज मच बिगर देन व्हाट इज विजिबल ऑन द बैलेंस शीट। तो बाजार की तेजी का पूरा फायदा नंबर्स में दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, कुछ रिसर्च आई है कि 40,000 करोड़ का कैश म्यूचुअल फंड्स के पास है। हाँ, अब रिटेल निवेशकों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया पिछले कुछ महीनों में, इसीलिए आप लोगों के पास वो कैश आया है, लेकिन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। क्या आपको लग रहा है वो वैल्यूएशन के झांसे में इंतजार करना चाहिए, या फिर मौका है, पैसे हैं, वो लगा देने चाहिए और रिटेल निवेशकों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तेजी में? देखिए, बाजार पेशेंटली वेट कर रहे कि आपका पेशेंस कब टूटे, समझे ना। तो ये क्या है, बाजार और आपकी लड़ाई है। तो ये उसके चक्कर में पड़ना, टाइमिंग तो मेरे को कभी समझ में नहीं आया नहीं, और वो कभी बैठेगा भी नहीं है। यू कैन नॉट टाइम इट। अच्छा, क्योंकि इतने पैसे वेट कर रहे हैं तो बाजार नीचे जाएगा नहीं। अब नीचे नहीं जाएगा तो आपका पैसा, मतलब यदि कैश में रहेगा और मान लो बाजार बढ़ गया, नीचे नहीं जाएगा तो या तो वहीं रहेगा, हाँ, या बढ़ेगा। तो यदि मान लो और पैसे आएंगे, तो जैसे हम लोग तो रुक नहीं रहे हैं, जो दूसरे म्यूचुअल फंड जो थोड़ा बिलीव करते हैं, दे कैन टाइम द मार्केट सीरियसली, सो दे आर होल्डिंग ऑन टू इट कि भाई जब 1,000-2,000 पॉइंट गिरेगा तब हम खरीदेंगे करके। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो आप आज पैसा आता है 3 बजे यूनिट्स इशू होने से पहले हम उसको फूंक देते हैं। तो सो अलग अलग स्ट्रैटेजी वाले फंड्स हैं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ओनली टाइम विल टेल। लेकिन
क्या है कि यदि बाजार बढ़ गया तो आपका कैश विल हर्ट यू नो। सो और अभी माहौल ऐसा है कि माहौल बहुत पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल कैपिटल बहुत हो गया, मतलब ये सरकार जो है हर जगह जीतते जा रही है। अभी वो कैसे ट्रांसलेट होगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में या कोई स्टेप्स में, वो समझने का। अभी देखिए अभी आपका जैसे मारुति का नंबर आएगा, ये अप्रैल का स्टैगरिंग नंबर, मतलब 144 अगेंस्ट 117, और उसमें भी एक्सपोर्ट लेस, मतलब 3 और कम, तो मतलब करीब 26-27% आपका लोकल प्रोडक्शन आ गया। अच्छा, उसमें भी क्या है, उसका मिक्स भी अच्छा होगा, मतलब वो अच्छे कार बेच रहे होंगे, ज़्यादा प्रीमियम वाले बिक रहे होंगे, तो और 4-5% और जोड़ लीजिए, सो 30-32% आपको यदि मान लो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ तो उसके हिसाब से सो ये स्ट्रेंथ दिखा रही इकोनॉमी में कि इतना ज़्यादा कंज्यूमर स्ट्रेंथ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इट इज़ गोइंग टू शो अप इन द, आप देखिए इवन HDFC बैंक का रिजल्ट जो आया था, ये सब क्या हेडलाइन रिजल्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये शोर कर रही है कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो स्लो डाउन हुआ था तो क्लियरली इकोनॉमी इज पिकिंग अप। अब होता क्या है कि एनालिस्ट लोग को ये समझ में आता है कि कितना उसका एस्टिमेट करें ग्रोथ जो है, जैसे मतलब आपका मारुति का है, मारुति का ग्रोथ सब लोग 10-12% जैसा वॉल्यूम ग्रोथ रखें, 15-16% टॉप लाइन ले रखे हैं, और थोड़ा सा मार्जिन नीचे रहेगा क्योंकि गुजरात का कॉस्ट आएगा, तो लोग सब म्यूटेड रखे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना होगा, 12-13%, 15% होगा। यदि बाई चांस ये यदि पूरे साल चल गया ऐसा 25%, तो प्रॉफिट ग्रोथ आएगा 35-40%। तो ये जो है ना, वी डोंट नो वेयर वी आर, तो इसी का ज़्यादा टाइम और नहीं करने का, अच्छा चीज़ लगता है, थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा महंगा जरूर है, ये बाजार जो है ना सस्ता मार्केट नहीं है, इट इज़ हाई टाइम, बट इट्स अ वेरी, मेरे ख्याल से 5-7%, 10% का डाउन साइड डेफिनेटली है, लेकिन यदि उतने से भी डर लगता है तो बाजार में आने का मतलब क्या है? बिल्कुल, वो बात सही है आप जो कह रहे हैं कि जब लाइफ टाइम हाई पे हो तब भी घुसने में डर है कि बहुत महंगा है, और जब गिर रहा हो तो तब भी डर है। तो दिन में भी डर लगता है, रात में भी डर लगता है। हाँ, लेकिन तो डर के आगे जीते, लेकिन हम पैसा तो तभी बनेगा जब आप पैसा लगाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। रामदेव सर हमारे साथ है, आप भी बने रहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, इंटरेस्टिंग थीम्स, उन पर बातचीत करेंगे, और एक बड़ी स्पेशल इवेंट है जिसमें रामदेव सर जाने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। क्या है वो इवेंट और क्या कुछ इंटरेस्टिंग उस बारे में, ये मैं ब्रेक के बाद ही बताऊंगा। जब रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हों, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बातें करें और फिर बाजार लाइफ टाइम हाई पर ना पहुंचे तो फिर मजा ही क्या है। तो बस लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश है निफ्टी की। फिर से सेंसेक्स देखे 30,000 के पार आ चुका है बात करते करते, और बैंक निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई नया बनाता हुआ 125 अंक ऊपर है इस वक्त। रामदेव सर, बातचीत हम बाजार की कर रहे थे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और सेक्टर्स वगैरह थीम्स पर बातचीत करूँ आपसे। कल से आपकी विदेश यात्रा शुरू हो रही है। हाँ। और मैं उसको वो हिंदी में कहें तो आप गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ, गुरु दर्शन के, सही है, सही चीज है ना, गुरु दर्शन, वॉरेन बफेट साहब से मिलने के लिए। हाँ। नहीं, उनके दर्शन करने के लिए दर्शन करने, मतलब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हर आदमी वॉरेन बफेट को पढ़ या समझ नहीं सकता है। एक या दो खास बातें बताएं सर जो उनके जीवन में उतार लेनी चाहिए लोगों को। इतनी सारी चीज़ें हैं, लेट मी जस्ट थिंक। सी एक चीज़ जो मुझे मोर रिसेंटली जो समझ में आ रहा है कि पैसे बनाने के लिए जो कंपाउंडिंग का जो ये है सहारा जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक साल 50%, 60% बना सकते हैं, यू कैन बी लकी, लेकिन जो साल ब साल, ईयर आफ्टर ईयर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, वो 50 साल से 20% से कमा रहे हो, तो ये जो अच्छा 20% इंडिया में कमाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, क्योंकि इकोनॉमी करीब 10-12% से, मतलब नॉमिनल ढंग से 12% से ग्रो हो रही है, कंपनीज 15-17% से बढ़ रही, इंडेक्स 15-16% से बढ़ रही है, मतलब पिछले 30 साल में 100 गुना तो इंडेक्स ही हो गया है। तो ऐसा मार्केट मिलेगा नहीं आपको, ये बहुत यूनिक जगह है, यहाँ पर बहुत रैपिड ग्रोथ होने वाला है, पर्टिकुलर अगले 10-15 साल तो मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी हेवन फॉर ग्रोथ। तो ये मार्केट में लेकिन कंपाउंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कुछ स्कीम लगाइए, आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो खुद इस ढंग से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि उसमें कंपाउंडिंग होता रहे। इस साल आपने 25% कमाया, अगले साल 125 के ऊपर फिर कमाते हैं, 5-7 साल आपको बिलीव नहीं होगा कितने पैसे आ गए आपके पास। तो एक तो ये कंपाउंड, मतलब रिस्पेक्ट फॉर कंपाउंडिंग। एंड कंपाउंडिंग में क्या है, ये एक तो बहुत लोगों को समझ में आता है कि 10 साल में 25% के हिसाब से कितना पैसा हो सकता है।
दूसरा ये है कि व्हाट इट टेक्स टू गो फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स। मतलब आपने 1 का 10 कर लिया, अभी 10 से 100 करने के लिए जो 11 से 20 साल के बीच में उसको वापस 10 गुना करेंगे तो 10 से 100 करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कंपनी 1 से 10 जा सकती है, 10 से 100 जाना वो सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि 1 से 10 जाने के लिए 9 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन 10 से 100 किलोमीटर जाने के लिए 90 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो वो जो मतलब ऐसी जो, जैसे आज HDFC बैंक है तो 20 साल में 4 लाख करोड़ के बैंक बन गए, है ना। हमने 800-900 करोड़ में 1,000 करोड़ में मतलब बैंक मिलता था, जब लिस्ट हुआ 40 करोड़ मिलता था, 200 करोड़ की इक्विटी थी, तो 800,000 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। दैट वाज इन 96। आज 2016-17 में 4 लाख करोड़ का कीमत हो गया है। अब ये मतलब 400 गुना कितना हो गया, 1000 वाला 4 लाख, तो कोई 400 गुना। 400 गुना। अब ये 400 गुना वापस 400 गुना तो नहीं हो सकता ना अगले 20 साल में। सो ये चीज समझना। लेकिन एक चीज है, अगर आपने 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैंक खरीदा है, अब 4 लाख करोड़ हो गया है, तो जैसे 4 लाख करोड़ 4 लाख 1 करोड़ हो गया अगर समझिए, तो आपका तो 1 गुना और बढ़ गया। हाँ, वो बेस पे, बेस पे। लेकिन मेरे को तो कंपाउंडिंग ये यहाँ से चाहिए। आज जो इन्वेस्टर आ रहा है, भैया इन्वेस्टर ऐसा नहीं कि 96 में आया, मेरे पास तो एक भी शेयर था 96 में जो खरीदा तो बेच डाला मैं 50 रुपए में, लेकिन मैं तो अभी खरीद रहा हूँ ना, तो मेरे को यहाँ से कंपाउंड करने का, डबल करना है, ट्रिपल करने का है। तो ये जो समझना जो है कि कंपाउंडिंग का जो एक तो कंपाउंडिंग का पावर, और दूसरा जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको ये समझने का कि व्हाट इट टेक्स टू रियली कंपाउंड। राइट। अच्छा, मार्केट बहुत इनोसेंट जगह है। यहाँ पर जैसे आपको और हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट को क्या समझ में आएगा? यदि आपको इनसाइट्स है कि ये कंपनी है जहाँ पर आप 1 से 10 जा सकते हैं, 10 से 100 भी जा सकते हैं, तो आप चुप बैठे रहें। अच्छा, आप निकलते भी हैं कभी शेयरों में से? हाँ, नहीं बेचते, गलती होती है ना, बहुत गलती होती है। नहीं, गलती में तो ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत इवन सक्सेस में भी निकलते हैं हम, इवन सक्सेस से भी निकलते हैं। जैसे हम बताया कि जैसे हमने हीरो होंडा 20-22 साल तक रखे, उसके बाद जो लास्ट ईयर ऑफ कोर्स मैं अपना पोर्टफोलियो कोलैप्स कर था, तो उसके लिए मैं मतलब F35 खरीदा, तो उसमें हमने हीरो होंडा नहीं खरीदा, उस समय हमने आइशर खरीदा। 2 व्हीलर से दोस्ती है, उससे लगन है, तो हमने खरीदा, लेकिन उसमें क्या था, आइशर में 60% ग्रोथ था, और इसमें ग्रोथ जो है स्लो है, 5-7 नहीं। एक तो साइज हो गया है, 6.5 मिलियन बनाते हैं, और दूसरा क्या नंबर 1 है। अभी नंबर 1 से क्या, सुपर नंबर 1 तो कुछ होने का जगह नहीं, तो जगह लिमिटेड है, मतलब ग्रोथ का लिमिटेशन है। तो हमने देखा कि अभी यहाँ ग्रोथ आइशर में बहुत है, तो हम पूरा का पूरा पैसे आइशर में लेके गए, और वहाँ तक बैठे हुए अभी तक। आपका मिडास टच है, आइशर भी आपका मिडास टच है, आइशर देखिए क्या हो गया है। तो ऐसा जो है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बेचते, और अच्छी कंपनी में क्या होता है ना, आपको बेचने के लिए बहुत समय मिलता है। हमने बेचा 2600 में, अभी भाव 3400 है, तो ऐसा नहीं है कि बेच के कोई जो हमसे खरीदा वो तकलीफ में है, लेकिन हमने ज़्यादा पैसा कमाए, वो पैसे हमने आइशर में कमाए, हमारे 5 गुना हो गए, ये अभी आधा गुना बढ़ा है। एक सेक्टर और उस पर राय लेना चाहता हूँ, जो आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया, आपके कई सारे फंड्स में टॉप होल्डिंग्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, HPB, IOC, अभी भी आपको अच्छा लगता है? दूसरी बात ये, क्या ये जो अब डेली प्राइसिंग वाले फॉर्मूले पर सरकार आ रही है कि 5 शेयरों में शुरू किया है, जहां रोज पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे, क्या कुछ और बड़े गेम चेंजर हो रहे हैं इस स्पेस में? देखिए, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ये 20 साल करीब 17-18 साल पहले ये ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप होते थे। अच्छा, डेट मार्केट में दे ऑलवेज वेयर ब्लू चिप, मतलब कभी भी उनका जो वो बारोखाने आते थे, उनको कभी भी ट्रिपल ए का रेटिंग मिलता था। हालांकि बाजार में उसको CCC और CCD कर दिए थे। स्टॉक मार्केट में CCD था, लेकिन लैंडिंग मार्केट में AAA ऑलवेज, कि पैसा डूबेगा नहीं, फाइनेंस पॉसिबल। तो ये जो 15 साल के बीच में जो ऑयल का दाम बढ़ा, $25 से $125 हुआ, गवर्नमेंट सामने आई कि भाई कंज्यूमर को थोड़ा हेल्प करें और प्राइस मेंटेन करके रखें, इनको प्रॉफिटिंग ना करें। इनको प्रॉफिट ही खा गए भाई लोग, उनको कुछ मतलब इतना उन्होंने रिफाइनिंग किया, क्रूड लेके आए, आपको रात को हाईवे में आपको प्योर पेट्रोल दिया, लेकिन उनका प्रॉफिट 0 कर दिया। तो उसके कारण से ये कंपनीज बहुत सफ़र की। अब जो बाजार जो कमोडिटी प्राइस कोलैप्स हुआ, सरकार की समझ में आ गई कि भाई इनको मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के लिए। सो वो जो रिकग्निशन आया है, उसी कारण से ये रिफॉर्म चल रहा है, 2-3 साल 3 साल से चल रहा है। तो अब जो है अच्छा, अभी क्या लोगों को फिर भी बिलीव नहीं होता है कि जब भी ऑयल का दाम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट वापस पलट जाएगी, ये बाजार की समझ है। और वो फियर के कारण से ये आपको 8, 9, 10 के पी में मिलता है। अभी मेरे ख्याल से बहुत कम है पी, सब सिंगल डिजिट पी में अवेलेबल है। तो अभी भी मेरे हिसाब से इट इज़ द लार्जेस्ट बिजनेसेस ऑफ द कंट्री,
and it is a basic infrastructure, and profitability is very good, and it is one of the most reasonably priced segment of the entire large caps. इनफैक्ट क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्च करेगी और अब दूसरी कंपनियां भी पैसे फंड रेज करने की कोशिश कर रही है इन्वेस्ट के जरिए। वो स्पेस आपको अट्रैक्टिव लग रही है या फिर ये एक जगह है जहां पर लोगों ने काफी हाथ जलाए हैं तो दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दें? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मतलब एक डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक मूलभूत चीज है, समझे ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे समझते हैं ना बाजार में, रोड, पोर्ट, ये रोड पर्टिकुलरली रोड और ये सब जो सरकारी जो काम होता है सब में, जब तक कंपनी पैसा नहीं कमाएगी आप पैसे नहीं कमाएंगे, और सरकार कोई कंपनी को पैसा कमाने देती नहीं। ओके, अब सरकार को रवैया बदलना पड़ेगा। यदि ये कंपनी से काम कराने का है तो भाई वो भी उनके ही बच्चे हैं, सब जितनी कंपनीज हैं वो सरकार के ही बच्चे हैं। यदि आपको उनसे काम कराना है और आगे बढ़ाना है देश को, तो इनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अब मेरे को लगता है कि ये सरकार में गडकरी साहब और का सोच बहुत अलग है, और वो ट्राई करेंगे कि जितने भी डिफिकल्टीज हैं, जो अवार्ड्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट तो एक ही है, सरकार। अभी वो सरकार यदि मतलब आर्म ट्विस्टिंग करे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डिले का पेमेंट नहीं करेंगे, कभी भी चेंज कर देंगे, तो उसमें कंपनी कैसे चलेगी? सो उसी कारण से क्या है कि इट इज़ जो इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट ओरिएंटेड जितने बिजनेस है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, यदि गवर्नमेंट एज अ क्लाइंट, तो उसमें क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत आ जाता है, अनप्रेडिक्टेबल इन कैश फ्लो। तो शेयर बाजार में क्या है, वैल्यूएशन है सिर्फ प्रेडिक्टेबिलिटी का, जो दिखता है वो बिकता है बाजार में। यदि मान लो कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कोई बहुत ग्रेट बिजनेस नहीं है, इट इज़ नॉट अ सम ग्रेट बिजनेस, इट्स अ एनीदर इट्स लाइक एनीदर बिजनेस, बट होता क्या है कि लेकिन उसमें क्या प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है, स्टेबल बिजनेस है, ग्रोथ करेगा, आपको 2-2.5% बनेगा, आपको 8-9 टाइम उसको ये करिए तो 20-22%, 25% करेगा, एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज मैसिव। सो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, दैट गिव्स यू P मल्टीपल, बिकॉज देन यू कैन डिस्काउंट नेक्स्ट 15, 20, 30 ईयर्स। आप ये बताएं, कोई सरकार के साथ में काम करे, कोई इस साल 100 करोड़ की प्रॉफिट हो गई, अंदाजा नहीं लगेगा कि आगे क्या कमाई होगी। एक और आपकी फेवरेट स्पेस जिसपे इसमें क्या कुछ हो रहा है, प्राइवेट बैंक्स स्पेशली, पूरा बैंकिंग सेक्टर क्या बदल रहा है, क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, विराल आचार्य का जो हम डिस्कस कर रहे थे, विराल आचार्य ना, विरल आचार्य, तो इनका जो फ्राइडे को जो इंटरव्यू जो उन्होंने स्पीच दिया फिक्की में, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड फैंटास्टिक इंटरव्यू। दैट शोज कि भाई सब सरकार में, मतलब आरबीआई में लोग बैठे हैं जिनकी समझ एकदम फंडामेंटली क्लियर है, और उनको मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या सोल्यूशंस है, इट इज प्रॉब्लम। नाउ इट इज इन द गवर्नमेंट टू फिगर आउट वन ऑफ द ऑप्शंस, विच ऑप्शंस दे विल टेक। सो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ प्रिपेयर्डनेस इन द गवर्नमेंट टू बाइट द बुलेट in terms of this net NPA and repair the machine per se, which is the foundation of Indian savings and funding. Savings जो है वो सब banks में आते हैं, और वहाँ से कैसे उसको आप reallocate करते हैं, that is very important ना? So I think PSU banks have a very important role to play. How they'll rejuvenate and उनको कैसे वो वापस लेके आएंगे, so that जो public की savings है उसको, यदि आपके सेविंग्स को यदि अच्छे से आपने चैनलाइज कर दिया तो आपको टैक्सेशन रेट ही आधा हो जाएगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि आप कह रहे हैं दैट्स वर्क टू बी डन, राइट? पीएसयू बैंक में बहुत काम करना पड़ेगा। उसी कारण से क्या है, यदि पीएसयू बैंक से जब तक ये थोड़ा हिजीनेस में रहती है, डार्कनेस में रहती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहां पर आपका फैंटास्टिक मैनेजमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी है, इन्वेस्टर्स दे लव टू बाय इनटू देम, अपॉर्चुनिटी इज वेरी लार्ज, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी स्पेस। अच्छा सर, ये अपॉर्चुनिटी आप और हम देख रहे हैं ऐसा ही नहीं है, काफी बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं, हाँ, और वो आपके अंदर ही देख रहे हैं एक्चुअली। उसी पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। बेन कैपिटल की खबर आ रही है कि मोतीलाल ओसवाल के हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में 700-800 करोड़ रुपए में स्टेक लेने वाले हैं। डोंट पुट मी इन नेक्स्ट। चलिए, इसको नो कमेंट्स मान लें, राइट? चलिए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर इतने बेहतरीन वैल्यूएशंस मिले तो बहुत अच्छी बात है, और बड़े इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से आप जब लौट कर आएंगे, आप लोग भी, आपके दर्शक और सब, ये जो इसका ये है लाइव टेलीकास्ट है जो लास्ट से चालू है,
यू मस्ट, मतलब बढ़िया खाना खा पी के रात को 9 बजे चालू होता है वो। ये कब है? ये सैटरडे को नाइट को। सैटरडे नाइट को। सैटरडे नाइट को आप रात भर बैठ जगें बिल्कुल और रात्रि जागरण करें, जय माता दी करके पूरा। तो शनिवार रात को रामदेव सर ने आपको फॉर्मूला दे दिया है, बर्कशायर हैथवे यानी कि वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, और वॉरेन बफेट तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और उनकी AGM होगी और उसमें वो जो भाषण देते हैं वो वाकई में देखने सुनने लायक होता है। जरूर देखिएगा। रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स पर नजरें रहेंगी और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे सौदा आपका के साथ।